सेकेंड ईयर आर्ट भूगोल पार्ट 2 और लेसन नंबर 2। कुछ अति लघुत्तरीय सवाल यहाँ पर दिए जा रहे हैं, मैं इन्हें समझा रहा हूँ और आप अपनी कॉपी पर इन्हें नोट कर लीजिए। वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो पहला सवाल है, प्रवास का क्या अर्थ है। प्रवास हालांकि मैंने आपको बता रखा है, फिर भी इसमें आपको देखना है। प्रवास का अर्थ जनसंख्या का उद्गम स्थान से गंतव्य की ओर गमन है। यानी जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, जो उद्गम स्थान का मतलब जहाँ उनका जन्म स्थान है, जहाँ पर वो पैदा होते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, और उसके बाद वो अपने मूल स्थान से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो इन्हें प्रवास कहा जाता है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि अगर दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति कोलकाता में जाके रहने लगता है, या मुंबई का रहने वाला व्यक्ति चेन्नई में जाके रहने लगता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लोग जाते हैं उन्हीं को प्रवास कहा जाता है। दूसरा है, उत्प्रवास किसे कहते हैं। जब एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाता है तो यह उत्प्रवास कहलाता है। देखिए, उत्प्रवास का मतलब ये, जैसे मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ और मैं मुजफ्फरनगर से जाके दिल्ली में रहने लगता हूँ, तो मुजफ्फरनगर से जो दिल्ली व्यक्ति जा रहा है उसे उत्प्रवास कहा जाता है। मुजफ्फरनगर के संदर्भ में देखना है, जहाँ से व्यक्ति जाता है तो वहाँ के लिए, वहाँ के परिप्रेक्ष्य में वो उत्प्रवास कहा जाएगा कि यही मुजफ्फरनगर से प्रवास कर दिया, मुजफ्फरनगर से बाहर चला गया, तो मुजफ्फरनगर के संदर्भ में वो देखा जाएगा उत्प्रवास। उत्प्रवास यानी एक स्थान छोड़कर जब बाहर जाता है तो उस स्थान के लिए वो उत्प्रवास कहलाएगा। दूसरा, इसमें आप्रवास किसे कहते हैं। यदि व्यक्ति अन्य स्थानों से आकर एक विशिष्ट स्थान पर बस जाता है तो आप्रवास कहलाता है। जैसे मैं मुजफ्फरनगर रह रहा हूँ और मुजफ्फरनगर में दिल्ली से कोई व्यक्ति आके चला आता है, तो मुजफ्फरनगर, वहाँ दिल्ली से मुजफ्फरनगर में आ जाता है तो वो आप्रवास कहलाता है। यानी जब कोई बाहर से व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उसे आप्रवास कहते हैं, और जब यहाँ से कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। यानी एक मूल स्थान है, उस स्थान से लोग बाहर जा रहे हैं तो वो उत्प्रवास कहलाएगा, और इस स्थान पर बाहर से लोग आ रहे हैं तो उसे आप्रवास कहा जाएगा। अगला सवाल है, आंतरिक प्रवास से क्या आशय है। आंतरिक प्रवास में लोगों का पलायन मुख्य रूप से देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर ही होता है। उदाहरण के लिए बिहार के लोगों का उत्तर प्रदेश में प्रवास। आंतरिक प्रवास का मतलब एक देश की सीमा के अंदर जब लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, पलायन होता है, तो उसे आंतरिक प्रवास कहा जाता है। यानी हमारे भारत में रहने वाले किसी भी राज्य में व्यक्ति उत्तर प्रदेश से हरियाणा में जा रहा है, दिल्ली से पंजाब में जा रहा है, पंजाब से कोलकाता में जा रहा है, कोलकाता से जो है बिहार में जा रहा है, तो जब देश की सीमा के अंदर ही लोगों का प्रवास होता है, देश की सीमा के अंदर ही लोग जो है एक दूसरी जगह पर जब जाते हैं तो उसे जो है आंतरिक जो है प्रवास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से आप क्या समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में लोग राजनीतिक सीमाओं से बाहर पलायन कर जाते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान से लोगों का यूनाइटेड किंगडम या कनाडा में प्रवास। तो अब ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब होता है जब व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाता है। जब इंटरनेशनल स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब एक देश से दूसरे देश में लोगों का आवागमन होता है तो उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आंतरिक प्रवास के कितने प्रवाह हैं, नाम लिखिए। तो भारत में आंतरिक प्रवास के 4 प्रवाह हैं। ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरी से नगरीय तथा नगरी से ग्रामीण। यानी भारत में प्रवास के 4 प्रकार इसमें दिया गया है कि ग्रामीण से ग्रामीण यानी एक गांव से दूसरे गांव में लोग जाते हैं, और एक गांव से नगर की तरफ जाते हैं, और एक नगर से दूसरे नगर में जाते हैं, तथा नगर से गांव की तरफ आते हैं। तो 4 प्रकार का जो प्रवास है, ये 4 प्रकार का प्रवाह होता है प्रवास का भारत में। और अगला सवाल है, प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम बताइए। प्रवास का पर्यावरणीय प्रवाह। देखिए, प्रवास का पर्यावरणीय प्रवाह क्या है। नगरों की अनियोजित वृद्धि, गंदी बस्तियां, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, अपशिष्ट निपटान की समस्या। यानी जो प्रवास होता है, प्रवास के कारण पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि उसका जो है राजनीतिक जो है प्रभाव पड़ता है, आयु
पर प्रभाव पड़ता है, लिंग संरचना पर प्रभाव पड़ता है, और जो है घनत्व में प्रभाव पड़ता है, सामाजिक प्रभाव पड़ता है, मतलब बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला प्रवास का पर्यावरणीय प्रभाव पहला है नगरों की अनियोजित वृद्धि। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगर की तरफ भागते हैं, नगर की तरफ प्रवास करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होते हैं। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जो श्रम शक्ति हमारी है, जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, नगर की तरफ जाते हैं। तो नगर में जाते हैं तो क्या होता है, नगर में वृद्धि हो जाती है जनसंख्या की। इसलिए नगरों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या जब नगर में हो जाती है तो कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है, अनियोजित वृद्धि हो जाती है, वो कहते हैं। दूसरी है गंदी बस्तियां। जब नगरों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाती है तो वहाँ पर गंदी बस्तियों का निर्माण हो जाता है, मलिन बस्तियों का, स्लम का निर्माण हो जाता है, जहाँ पर ना तो नाली का विकास होता है अच्छा, ना वहाँ पर जो है रास्ते का निर्माण होता है, जो सड़क होता है, वहाँ बिजली की समस्या रहती है, वहाँ गंदगी का वातावरण रहता है। तो लोग ऐसे प्रदूषित यानी ऐसी मलिन बस्ती में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो यानी बड़े बड़े जो नगर हैं वहाँ मलिन बस्तियों का निर्माण हो जाता है प्रवास के कारण। दूसरा है विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। तो जो वहाँ जो नगरीय क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या का प्रवास ज़्यादा हो जाता है, तो नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, जैसे मोटर गाड़ी वाहन ज़्यादा चलते हैं, फैक्ट्री कारखानों का निर्माण ज़्यादा हो जाता है। तो जो नालियाँ हैं उनका सही से विकास नहीं हो पाता, निर्माण नहीं हो पाता है। तो इस तरह से वहाँ क्या हो जाता है, कई प्रकार के प्रदूषण पैदा हो जाते हैं, ध्वनि प्रदूषण हो जाता है, और जो हमारा इसमें वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ये सारे प्रदूषण वहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। अपशिष्ट निपटान की समस्या। अपशिष्ट का मतलब ये हो गया जो वहाँ पर गंदे क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, जो मलिन बस्ती में रहने वाले लोग हैं, वहाँ का जो कूड़ा कचरा कर जो है सामान है, जो अपशिष्ट है, गंदा मैला जो कचरा होता है, वो क्या होता है, जगह जगह पर ढेर लग जाता है। तो वो सही ढंग से उसका समाधान नहीं हो पाता, निपटान नहीं हो पाता। तो ये बहुत सारी समस्या है। प्रवास के कारण क्या होता है, प्रवास के कारण जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में जब जाती है और बस जाती है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व हो जाता है, तो वहाँ पर कई प्रकार की समस्याओं का जन्म हो जाता है। तो ये है प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम। नेक्स्ट वाला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से क्या आशय है। अंतर्राज्यीय प्रवास से क्या आशय है। लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। जैसे अम्बाला से मेरठ प्रवास को जाना, तो अंतर्राज्यीय का मतलब एक जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में जब लोग जाते हैं तो उसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहा जाता है। ये हो गया। और इसके बाद एक इसमें सवाल है अगला, अंतर्राज्यीय प्रवास क्या है। अंतर्राज्यीय का मतलब एक राज्य के अंदर ही जब लोगों का प्रवास होता है तो अंतर्राज्यीय प्रवास कहे। जैसे मान लिया हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हम मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद में जा रहे हैं, गाजियाबाद से बनारस जा रहे हैं, बनारस से आगरा जा रहे हैं, आगरा से लखनऊ जा रहे हैं, यानी एक राज्य के अंदर जब लोगों का जो प्रवास होता है तो उसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहा जाता है। और इसमें लास्ट सवाल एक और दिया है, प्रवास को प्रभावित करने वाले कोई चार कारक बताइए। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं, बेहतर सुविधाएं, सुरक्षा, नागरिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं। तो बेहतर सुविधाएं देखिए, जहाँ पर बेहतर सुविधाएं होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना चाहते हैं, ज़्यादा वहाँ बसना चाहते हैं, इसलिए वहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है। जैसे बड़े बड़े जो नगर हैं वहाँ चूँकि अच्छी सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, और जो है चिकित्सा सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, तो जहाँ पर ज़्यादा सुविधा होती है, जहाँ पे सुरक्षा है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है ज़्यादा लोग जाते हैं, प्रवास होता है। सुरक्षा, जहाँ सुरक्षा है वहाँ भी लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। नागरिक सुविधाएं जहाँ होती हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा जो है रहना पसंद करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा जो है प्रवास करते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं, जहाँ पे चिकित्सा की सुविधा ज़्यादा होती है, मतलब जहाँ पर अच्छे अस्पताल हैं, जहाँ पर इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में ये 4 कारक ऐसे हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं, इन कारणों से प्रवास होता है। तो ये अति लघु उत्तरीय सवाल थे कुछ महत्वपूर्ण, जिसे मैंने आपको बता दिया है। मैं समझता हूँ इसमें किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं सवाल को समझने में, लेकिन ये आप जो है अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए और 1-2 बार इसका अभ्यास कीजिए, रिवीजन कीजिए। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं तो इसमें आपको बड़ी आसानी होगी। तो आज का कार्य यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।